बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी बजट पेश कर दिया गया है और यकीनी तौर के ऊपर हुकूमत की जानिब से यही कहा गया कि ये मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। और वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल साहब तो ये तक कह गए कि अगर ऐसे मुश्किल फ़ैसले ना किए जाते या ना किए गए तो फिर पाकिस्तान को श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचाना मुमकिन नहीं हो सकेगा। एक तरफ मईशत को बचाने की बातें, दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जो सूरत हाल पाकिस्तान का जिसका सामना कर रहा है वो श्रीलंका जैसी सूरत हाल है। लेकिन आज वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कह दिया पोस्ट बजट सेमिनार के अंदर, या जो उनकी कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि मुश्किल फ़ैसलों का हमने डिसीजन लिया और ये हमने किया है। और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब से उन्होंने क्रेडिट दिया कि उन्होंने इसको लेने का फैसला किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहां इस वफाकी बजट के अंदर कहा यह गया है और जो फिगर्स हैं कि तमाम तर बोझ जो है वो अमीरों पर डालकर गरीबों पर खर्च किया जाएगा, पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा होना है उसके ऊपर जो लेवी लगनी है, इसके साथ साथ बिजली के निर्ख, गैस के निर्ख और बाकी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उन सारी सूरत हाल का सामना पाकिस्तान के आवाम करेंगे कैसे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% तो इजाफा हो गया है, लेकिन क्या ये 15% इजाफा ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ नहीं है? और ऐसी सूरत हाल के अंदर जब बार बार वजीर आजम या शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हमें मीसाक मईशत की जरूरत है, ये मीसाक मईशत होगा कैसे, किससे होगा, किसके साथ होगा? और तमाम जमातें बशमूल पीटीआई, क्या पीटीआई इसमें बैठने के लिए तैयार होगी? क्योंकि आज तो पीटीआई के शौकत तरीन साहब, मुजम्मिल इस्लाम, उमर अयूब, उन्होंने जो खबर और जो फिगर्स बताई हैं, अव्वल तो वो ये कहते हैं हमारे दौर में सब कुछ बहुत अच्छा था, हमने बहुत कुछ अच्छा किया, मईशत ग्रो कर रही थी, हमारा टैक्स रेवेन्यू बहुत अच्छा था, हमने लोगों को सब्सिडीज दी थी और इस हुकूमत ने आके ये तमाम चीजें छीन ली हैं। उमर अयूब तो ये भी कहते नजर आए और उन्होंने कहा जनाब के पेट्रोल 310 पर आगे चल के हो जाएगा, फी बिजली जो यूनिट है वो 30-40 रुपए तक की हो जाएगी। तो ये वो तमाम वादे वही जो गुज़िश्ता हुकूमत ने किए, ये हुकूमत उसको आगे बढ़ा रही है। लेकिन IMF फिर भी नाखुश है, खुश वो भी नहीं है, आम आदमी भी नाखुश है, IMF भी नाखुश है। खुश कौन है इसके ऊपर भी आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज जो पीटीआई के रहनुमाओं ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो तनकीद की है इस बजट के ऊपर, वो आपको दिखाते हैं। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने एक बड़ा कंफ्यूज किस्म का बजट पेश किया। इन्फ्लेशन जो है अभी 24% हो चुकी है। पावर का बीच में वो नहीं आया जो इन्होंने 47% बढ़ाया, गैस जो 45% बढ़ाई वो नहीं आई, और ये जो है इन्होंने जो मराद दी थी हमने इंडस्ट्री को, वो ये वापस ले रहे हैं। इस बजट में जो ये टाइम बॉम्ब या बारूदी सुरंग इन्होंने लगाया है, लगता है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत इनके जहन में है कि 2 महीने बाद इन्होंने खुदकुशी करनी है और इनको अवाम जो है वो पत्थर मार के घर भेज दें। आपका डीजल और पेट्रोल जुलाई में अगले महीने ये तकरीबन 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। आज पीटीआई अपोजिशन के अंदर है, हुकूमत में नहीं है, तो ये तमाम तनकीद भी कर रही है। यही सूरत हाल अगर आप देख लें अप्रैल से पहले जब होता था तो उस वक्त अपोजिशन की जमातें पीटीआई पर तनकीद करती थी। आज तमाम सूरत हाल की जस्टिफिकेशन या दलील देते हुए वफाकी वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल साहब ने क्या कुछ कहा है, उसके कुछ हिस्से आपको दिखाते हैं। हम थोड़ी सी मुश्किल फैसले लें तो एक एक चीज पे हमको ना चिल्लाएं। थोड़ा सा आप ये भी समझें कि हम ये अगर पेट्रोल महंगा करते हैं तो घर पे पैसे लेके नहीं जा रहा हूं भाई, आपके कौम के खजाने में ही डाल। शहबाज शरीफ ने मुश्किल फैसले लिए, अल्लाह की मेहरबानी से आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इसने मुश्किल फैसले लिए। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि उस सियासत का कोई फायदा नहीं है जिसका मुल्क का नुकसान हो रहा है। और अगर आप आम पाकिस्तानी को डुबाएंगे, उसको श्रीलंका जैसी हालत करेंगे तो कौम कभी माफ नहीं करेगी, तारीख कभी माफ नहीं करेगी, आपके ज़मीर भी आपको माफ नहीं करेगा। इस वक्त जो है ना वो चॉइस नहीं है आपको, आपके क्यों आप मुश्किल फैसले ना ले। इस वक्त हमको अटैक पे जाना जरूरी है, इंशाल्लाह तो ये काम करेंगे। ये बजट भी उसका एक कड़ी है। मुश्किल फैसले लेने के अलावा कोई चॉइस नहीं है और ये बजट भी उसकी एक कड़ी है, जहन में रखने वाली बात है। आज इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हाफिज़ तारिक महमूद साहब, स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया आपका तारिक महमूद साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ मुझे ज्वाइन करेंगे तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, और मुझे ज्वाइन कर लेंगे माहिर मईशत ज़ुबैर मोतीवाला साहब। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया। हाफिज़ तारिक साहब, ये एक दूसरे के ऊपर यही मामला अगर आप अप्रैल से पहले देख लें तो यही अपोजिशन जमातें इमरान खान के ऊपर करती थी, मार दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, सब कुछ कर दिया। और आज इमरान खान साहब जब हुकूमत में नहीं है तो उन्होंने कहा तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। कोई खुश नहीं है, IMF भी नहीं है, अवाम भी नहीं है, खुश कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरीद भाई देखें ना, वो कैसेट का राग वही है
गुलकार बदल गए, अदाकार बदल गए, सदाकार बदल गए, फनकार बदल गए, नहीं बदले तो आवाम के हालात हैं जो नहीं बदले, और जो बदलते हुए नज़र भी नहीं आ रहे कि शायद वो होगा। अब जो सूरत हाल है, एक तो प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो इकॉनमी की। कल एक बैकडोर ब्रीफिंग भी हुई मिफ्ता इस्माइल साहब ने, जिस वक्त इकनॉमिक सर्वे पेश किया तो उसके बाद जो एडिटर्स थे उनके साथ एक हमारी काफ़ी लंबी उनके साथ डिस्कशन हुई। प्रॉब्लम्स तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये बहरहाल अब हो गया है कि जो सूरत हाल थी आज से 1.5 महीना पहले कि जी शायद पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो अब वो वाली सिचुएशन तो नहीं है। आज तो कह दिया मिफ्ता साहब, उन्होंने कहा जनाब कि अगर ये फैसले न लें तो पाकिस्तान श्रीलंका जैसी सूरत हाल का सामना कर सकता है। अब जो है, अब सूरत हाल चेंज हो गई। अब मंगल वाले दिन 2.34 बिलियन जो चाइना से आने हैं वो हमें मिल जाएंगे। 10 बिलियन के ऊपर हमारे रिज़र्व हैं। कोई तकरीबन लगभग 1 बिलियन हमें और IMF से, जो कि नेक्स्ट मंथ के अंदर इनिशियली जो पता चला है कि 2 जुलाई को शायद उनका रिव्यू सेशन है। फिर अभी मैं आपके प्रोग्राम में आने से पहले एक एम्बेसडर के साथ बात हो रही थी, हमारी जर्मन एम्बेसडर के साथ, तो उन्होंने भी 2-3 बड़ी एक हौसला अफजा बातें की हैं, और उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान इस साल ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा, फैटफ के अंदर से। जी, फैटफ के अंदर से। आज उन्होंने हमसे कहा कि जी हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है, जर्मन एम्बेसडर ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान ने जितने इकदाम किए हैं, जो चीज़ें की हैं, उसके बाद हमें लगता है कि पाकिस्तान इस साल ग्रे लिस्ट से बाहर होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी तारिक साहब, जो आप बता रहे हैं। फिर हमारा LNG के ऊपर कतर के साथ बातचीत हुई है, और वो डेफर पेमेंट जो हम कतर के साथ LNG के ऊपर, उसके ऊपर भी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, वहाँ पे भी मामला चल रहा है। सऊदी अरब के साथ आपको पता है कि वो जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बात की है मोहम्मद बिन सलमान साहब से, तो उसके बाद जो दिसंबर में उन्होंने जो पैसे रखे हुए हमारे पास 2 बिलियन 3 बिलियन, वो भी अब रिटेन रहेंगे, रोल हो जाएंगे, वो आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। फिर जो हम ऑयल लेते हैं सऊदी अरब से, उसकी एक लाइन जिसको कहते हैं ट्रेड फाइनेंसिंग कह लें, कुछ कह रहे हैं, उसके ऊपर भी सिचुएशन ये है कि वो भी ऑलमोस्ट डबल होने जा रही है। मेरी ख़ुद अब से 4-5 रोज़ पहले इजिप्ट में जो ITFC के CEO हैं उनसे बात हुई है, और उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बात की थी कि हमारी उनसे बात चल रही है, तो कह रहे हैं हाँ ऐसा है, रिव्यू हो रहा है, और पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट के हवाले से चीज़ें हो रही हैं। तो ये अच्छी खबर है। एक बात जानना चाहता हूँ, आपने मुझे ये जो इंडिकेटर्स बताए, आप वेल इन्फॉर्म जर्नलिस्ट बड़े, मुझे एक बात बता दें, इस वक्त कौम किस पे यकीन करे? जो कुछ मिफ्ता इस्माइल साहब बता रहे हैं उस पे यकीन करें, या जो कुछ इमरान खान साहब जो तस्वीर खींच रहे हैं उस पे यकीन? दोनों आधा सच बोलते हैं, आधा झूठ बोलते हैं। जो इमरान खान साहब की जो परफॉर्मेंस है वो भी सामने आ गई है। देखिए ना, उन्होंने महंगाई का टारगेट रखा था 8%, निकला है 13.5%, 14% पे ये, और इस वक्त जब साल ख़त्म होगा तो शायद 15-16% पे होंगे। इन्होंने टारगेट रखा है महंगाई का 11%। हफीज़ पाशा साहब से हमारी बात हुई है, जो और इंडिपेंडेंट हैं, वो लोग कहते हैं कि जी शायद 20% तक महंगाई होगी, यानी अगर आज 22% भी कह रहे हैं उसके अंदर, तो आज अगर आप इस सिचुएशन में 15% पे खड़े हैं तो 20% का आप अंदाजा लगा लें कहाँ खड़े होंगे। ट्रेड और ये मुमकिन कैसे होगा जब आप पेट्रोल के ऊपर उसके ऊपर लेवी लगाएंगे, लेवी लगाने के बाद तो पेट्रोल की कीमत मजीद आगे जाएंगी। अब तो आप कमिटमेंट कर चुके हैं ना, आपने 700 अरब से ज़्यादा कहा है कि हम लेवी में जो है वो उसको कलेक्ट करेंगे। हाँ। शौकत तरीन साहब ने 600 बिलियन की बात की थी, फिर जब कहा कि 30 रुपए तक ले जाएंगे तो हर महीने 4 रुपए आपने सुना होगा कि जी वो बढ़ाएंगे। वो कहते थे उसके नतीजे भी हम 300-400 जमा कर पाएंगे। तो जब अगर 700 जमा करना है तो 700 जमा करने का मतलब ये है कि एटलीस्ट 35 से 45 रुपए, यानी लोग 40 रुपए की बात करें कि 40 रुपए अगर यानी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस नीचे भी आए तो 40 रुपए आप लेवी के ऊपर पर लीटर जो है ना वो लगाना होगा। $45 बिलियन का आपका इस वक्त ट्रेड डेफिसिट है। आपकी इंपोर्ट जो है वो 72-75 पे पहुंची हुई है, आपकी एक्सपोर्ट तारीख का बुलंद तरीन डेफिसिट इस वक्त चल रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट आपको याद होगा, जितने PTI वाले आते थे कहते जी हमने जीरो कर दिया, हमने कहते भाई आपने दुकान बंद कर रखी थी, जैसी दुकान चलाई वो अब जाके 14 अरब पे खड़ा है, जब ये साल खत्म होगा तो 15-16 वहीं पे खड़े हो गए जहाँ पे आके खड़े हुए थे। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे GDP वो 6% के ऊपर उन्होंने किया है, एक्सपोर्ट का टारगेट अचीव किया। तो मैं कहता हूँ कि ना पूरा सच ये बोल रहे हैं ना पूरा सच वो बोल रहे हैं। अब अगर ये इस हालात अगर दोनों के आधे आधे सच को लिया जाए तो थोड़ा सा मार्जिन आप किधर देंगे? वैसे अगर मुख्तसर बताएं, मैं फिर जुबैर मोतीवाला साहब की तरफ जाऊं। मेरा ख्याल ये है कि जो बातें अब हुकूमत में बैठे हुए लोग कह रहे हैं, अगर ये इसी डायरेक्शन में चले, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, तो शायद हम कुछ बेहतरी की तरफ चले जाएं।
तहरीक इंसाफ प्रोपेगेंडे में जो है ना उनको 100% मार्क देने चाहिए, वो जरा ऊपर। जुबैर मोतीवाला साहब, मुझे सर ये बताइएगा कि ये जो डिसीजंस इस वक्त हैं और जो हमने बात की है, आप समझते हैं कि इस वक्त जो कड़वा घोट हम पी लें और बहैसियत कौम उन तमाम फैसलों को बर्दाश्त कर लें और हुकूमत का साथ दें तो आगे चल के मामला बेहतरी की तरफ हमें नजर आ रहे हैं? आप ये समझते हैं, आपको ऐसा लगता है? देखिए, अगर मैं डिस्कशन में 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, एक आम आदमी की नजर से और एक इन्वेस्टर की या कारोबारी लोगों की नजर से। तो अगर आम आदमी की नजर से देखें तो ये बजट के अंदर उनके लिए तकालीफ में इजाफा होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। क्योंकि जो है ना इस तरह से जो अब पेट्रोल जो है वो मेरा ख्याल है कि जो है ना पेट्रोल कोई 25 से 30 रुपए बढ़ेगा, डीजल कोई 50-55 रुपए, उसके अंदर अभी भी गुंजाइश। यानी उन्होंने जो IMF के साथ जो लगता है ऐसा है जो बात कर रहे हैं कि 700-750 बिलियन जो रुपए रखे हैं, आज 600 बिलियन है। उसका मतलब है कि 200-250 का और अभी गैप है जिसको उन्होंने बतदरीज पूरा करना है। और इसी को और पीटीआई हुकूमत ने भी 600 अरब से ज्यादा का जो है वो ये लेवी के मद में रखा था अपने आखिरी बजट के अंदर। नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब उसको 10 रुपए बढ़ाने की जगह पे 10 रुपए घटाए, तो 3 महीने में 360 अरब रुपए जो है ना वो सर्कुलर डेट बढ़ गए। उसको मगर 2 मिनट के लिए छोड़ दें, इसको देखिए, मैं सिर्फ आम आदमी की बात कर रहा हूँ कि उनके लिए अगर आप मसाइल देखें, इसका मतलब है कि लॉजिस्टिक बढ़ जाएगी, किराए बढ़ जाएंगे, बहुत सारी चीजें जो है उसके ऊपर सारी असरअंदाज होंगी। फिर आपने बिजली 7 रुपए बढ़ाने की बात की है, लाइफलाइन कंज्यूमर को छोड़कर व्हाइट कॉलर क्लास जो है उसके लिए बहुत बड़ा मसला होगा। गैस के अंदर जो आप बढ़ा रहे हैं उसके लिए बड़ा प्रॉब्लम्स होंगे। तो ये जो सारी चीजें हैं ये जो है ना आम आदमी के लिए डेफिनेटली मुश्किलात क्रिएट करेंगी, उनकी जिंदगी और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और ये जो कहते हैं कि जी बिलो द पॉवर्टी लाइन, इसमें शायद इनमें इजाफा होगा, ये मैं समझता हूँ। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें कि आपके पास चॉइस क्या थी, देखिए अगर IMF के पास आप नहीं जाते तो आपके पास, दिस इज नॉट द चॉइस, ऑप्शन ये नहीं है कि आप IMF के पास ना जाएं, ये आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, वो खत्म हो गया। क्योंकि आपके बाकी जितने लैंडर्स हैं वो जब तक आप IMF से साइन नहीं करेंगे वो आपको पैसे नहीं देंगे। तो IMF का 1 बिलियन जो है हमारे पास 9 से 10 बिलियन डॉलर लेके आएगा, जिसकी हमको इस वक्त जरूरत है। IMF के जो कंडीशंस हैं अगर नहीं मानेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता, वो बहुत बड़े मसले होते। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हमारा IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि उनकी जो तमाम बातें हैं मतलब इस बजट के अंदर शामिल भी है, बजट से पहले अनाउंस हो गई हैं, फिर बाद में बजट दिया गया। आपके पेट्रोल की प्राइसेस पहले आ गई, गैस की प्राइस पहले आ गई, बिजली पहले आ गई, तो जो है ना आपका जो है सारी कुछ डॉलर की एप्रिसिएशन पहले आ गई। तो अभी भी अगर इसको आप देखें तो ये जो है इसके अंदर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अगर कोई समझता हो कि कोई पिफ्ता की जगह पे किसी और को बिठा दे या पुरानी गवर्नमेंट हो, किसी के पास कोई चॉइस नहीं। लेकिन जुबैर साहब जो आपने बात की कि अगर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हम जिस सूरत हाल में है वो कहते हैं कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि हम दोनों तरफ मुश्किल में, एक तरफ तो हमने जाना ही जाना था और वो जाने वाला फैसला ये था कि डिफॉल्ट करने से बेहतर ये कि आप मुश्किल फैसले करके महंगाई में इजाफा तो होगा, लेकिन वो आपने बात की कि $1 बिलियन ऑफ द IMF विल ब्रिंग टूवर्ड्स जो है वो 8 to 9 बिलियन डॉलर्स टूवर्ड्स दी रिजर्व्स। तो मैं फारूक हमीद साहब आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो दो तरफा हमारे पास मामलात हैं, आवाम को कैसे समझाया जाए कि हमने जो इस हुकूमत ने कड़वा घोंट पिया है, हम डिफॉल्ट कर जाने से बेहतर है कि ये डिसीजंस ले लें ताकि इकॉनमी हमारी आगे की तरफ तो चले। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के अवाम तो मैं देख रहा हूँ कि पिछली कितनी दहाइयों से वही अजीम कुर्बानी तो वही लोग दे रहे हैं। हर मरतबा ये बजट जब आता है तो हम यही देखते हैं कि सब्सिडीज़ कम होती जा रही हैं। अब तो खैर बिल्कुल मामला ख़त्म हो गया। IMF कितने अरसे से आपको कह रहा है कि सब्सिडीज़ जो है इनको विड्रॉ करें, और मेरा ख्याल है कि अगर हम कहते हैं ना एक टर्म होती थी क्या ये बजट पीपल फ्रेंडली बजट है, अब ये तो चीज़ें दौर ही ख़त्म हो गया पीपल फ्रेंडली बजट। आप ये कहें कि दिस इज़ एन IMF फ्रेंडली बजट, बिकॉज अगर आप उनकी डिक्टेशन को नहीं मानेंगे यू आर गॉन। अफसोस की बात यह है कि जहाँ तक अवाम का ताल्लुक है वो तो अब जो महंगाई होगी दे विल हैव टू लिव विद इट, दे हैव नो चॉइस, दे हैव नो चॉइस। वो तो उनको मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अब आगे जो दोबारा पेट्रोल और डीजल महंगा होना है, जो मजीद सब्सिडी थोड़ी बहुत रह गई है, जिस तरह हमारे मोहतरम गेस्ट भी फरमा रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है। और महंगाई पिछले 4-5 दिनों से अब चल पड़ी है। नहीं तो ये जो डिसीजन लिए हैं ब्रिगेडियर साहब, ये जो डिसीजन लिए हैं, आप समझते हैं ये ठीक रहे, सही डिसीजन लिए, फैसला ठीक है? सुने, अगर हमने मजबूरी में ये किया, ये कौमी मजबूरी आप समझते हैं, तो फिर तो सब कहेंगे हाँ भी ये फैसला था ठीक है, अब ये करना पड़ता, अब हम क्या करते हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि जिस तरह हमारे गेस्ट फरमा रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ, हमारा प्रॉब्लम ये है
कि ये जो डेट सर्विसिंग जो है ना, ये और ये जो हम कर्जे पे कर्जा ले जा रहे हैं, आप देखें कि ये 1 से 2, आप खुद कह रहे हैं आप कि 1 से 2 बिलियन डॉलर IMF के आएंगे, तो 10 बिलियन डॉलर और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वहां से भी लेंडर से हमें पैसे मिलेंगे। यार मुझे ये बताओ, ये 3 साल पहले तो ये हालत नहीं थी। 3 साल पहले कभी हमने सोचा नहीं था कि हम सऊदी अरेबिया के पास जाएंगे, चीन के पास जाएंगे, UAE के पास जाएंगे कि खुदारा हमें 2 बिलियन डॉलर दे दो, और फिर बाद में जाके उनको ये रिक्वेस्ट करनी कि इसका रोल ओवर कर दो, फलां कर दो। होता तो सऊदी अरेबिया से ऑयल और डेफर्ड पेमेंट, ये चीजें हम 2 दहाइयों से सुन रहे थे। अब तो हालात बहुत ही खराब हो गए। आवर रियल प्रॉब्लम इज, वो कौन ये हमारे इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं जिनका ताल्लुक वर्ल्ड बैंक पे रहा है, IMF से रहा है, ये बाकी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से, जो हमें इस नौबत तक नहज पे लेके आए हैं कि अब हमारा डेट, फॉरेन डेट, हमारा डोमेस्टिक डेट इतना ज्यादा हो गया है कि हमें वी हैव नो चॉइस बट टू डू ऑल दिस, जो कि हम कर रहे हैं। और पावर्टी लेवल आपके ख्याल में को कम हो गए? मैं समझता हूं पावर्टी लेवल बढ़ेंगे, महंगाई बढ़ेगी, और डेट ट्रैप, आप इस वक्त डेट ट्रैप में हैं, मजीद डेट ट्रैप में आप जाएंगे। आप मुझे ये बताएं, कल को जब ये गवर्नमेंट अपना टाइम पूरा करती है और अगले साल इलेक्शन होते हैं, फिर केयर टेकर आती है, फिर एक अनसर्टन सिचुएशन होगी, पॉलिटिकल अनसर्टनिटी, अगली गवर्नमेंट आएगी, वो कहेगी हमारे पास तो पैसे बड़े कम है, पिछली गवर्नमेंट तो जनाब सारे पैसे खा गई, वी आर गोइंग बैक टू द IMF। इसका मतलब फिर 500 रुपए का पेट्रोल और डॉलर होगा, ये डीजल होगा। और भाई देखें, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो एक गोरख धंधा है और जिस लूप में हम फंस गए हैं, सवाल तो यही है कि इस लूप से बाहर निकालेगा कौन, निकला कैसे जाएगा। और अगर यह सूरत हाल है तो फिर आज इमरान खान साहब की तनकीद बनती है इस बजट के ऊपर। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करते हैं। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरीके से हाफिज तारिक महमूद साहब आपने बात सुनी, जुबैर मोतीवाला साहब की भी, ब्रिगेडियर साहब की भी, डिसीजंस यकीनी तौर के ऊपर आपके पास हैं और हुकूमत का काम है कि वो डिसीजन लेने का। IMF कोई नया प्रोग्राम नहीं, इससे पहले भी हम जाते रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर जो इंडिकेटर्स आपने बताए हैं उसके अंदर इन डिसीजंस का जो फायदा होगा, लेकिन जो एक नई महंगाई की लहर आएगी उसके आगे बंद कौन बांधेगा? आवाम को तो वो सारी महंगाई की लहर बहा के ले जाएगी। पॉलिटिकल डिसीजंस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या मिसाक मईशत बात की बात है, लेकिन आवाम के अंदर जो अनसर्टेनिटी है, खौफ पैदा हो गया है, उसको कौन दूर करेगा? दुरुस्त बात है आपकी फरीद। एक तो मैं थोड़ी सी, फारूक हमीद साहब बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़ी मेहनत के साथ प्रोग्राम में, बड़ी रिसर्च के साथ बैठते हैं। थोड़ा सा इख्तिलाफ उनसे ये करूँगा कि देखिए, जब ये गवर्नमेंट आई थी तो इमरान खान साहब ने भी यही बातें की थी कि माशी हालात ठीक नहीं। आपको याद होगा शुरू में वो IMF के पे नहीं जाना चाह रहे थे, फिर 6 बिलियन के डॉलर के प्रोग्राम में गए। फिर ये भी याद होगा कि शुरू के अंदर खान साहब नहीं थे, सऊदी अरब से जाके बात की, पैसे लेके आए, फिर UAE से बात की, पैसे लेके आए। तो हालात आज से 3 साल पहले भी ऐसे ही थे। ऐसा नहीं है कि 3 साल के अंदर जो है ना वो एकदम से सूरत हाल ख़राब हो गई या कोई चीज़ हुई, ऐसी ही थी। सिर्फ ये कि आप झूठ बोलते रहते हैं, खुद से भी झूठ बोलते हैं, लोगों से भी झूठ बोलते हैं। तो हर आने वाली हुकूमत जो है, जाने वाली हुकूमत की ऊपर तनकीद, और जो जाने वाली हुकूमत है वो अपने प्रोग्राम और अपने बजट को अच्छा और दूसरे का, ये क्या मामला है? ये वो मामला है कि 1960 के अखबारात में भी यही छपता था कि चीनी की कीमत में इजाफा और शुगर मिलों ने ये कर लिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने कर लिया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम जो है ना ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अब जो मामला है, देखें, टफ डिसीजन अवाम की सूरत में मैं और आप टफ डिसीजन के हक में हैं कि हाँ होने चाहिए, लेकिन मैं पेट पे पत्थर बांधने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका पेट भरता रहे, मैं सिर्फ पेट पे पत्थर इस वजह से बांधने के लिए तैयार हूँ कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर हो। अगर आप कर्ज लेके खा जाएंगे, अगर आप कर्ज लेके अय्याशियों में उड़ा देंगे, अगर आप कर्ज लेके इसी तरीके से ब्लीड करते रहेंगे, बड़े बड़े बाबुओं को पालते रहेंगे, बड़े बड़े लोगों के पेट भरते रहेंगे, उनकी जागीरें जो हैं वो मल्टीप्लाई करते रहेंगे, तो फिर मेरी कौम का मुस्तकबिल नहीं है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं है। अवाम आज कड़वी गोली निगलने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, 200 रुपये से ऊपर आपने पेट्रोल कर दिया, अब 10 रुपये और बढ़ा दें, लेकिन मुझे ये उम्मीद और यकीन होना चाहिए कि मैं जो आज कुर्बानी दे रहा हूँ, मुझे कल इसका समर मिलेगा। लोग वेस्ट के अंदर अपने टैक्स कटवाते हैं, अपनी चीजें करते हैं ताकि उनको बुढ़ापे में मदद मिले। ये स्टेट के ऊपर आप, मेरा और आपका जो है, जो सैलरीड पर्सन है, टैक्स काट काट के आप हमें हमारे जो है वो हड्डियों के साथ लगे हुए जो है गोश्त को भी खींचने हैं और कह रहे हैं कि जी आप टैक्स दिए जाएं दिए जाएं दिए जाएं। हम दिए जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले में रियासत मुझे क्या दे रही है? रियासत ना मुझे तालीम सही दे रही है, ना मुझे
सेहत की सहूलत दे रही है, ना मुझे ट्रांसपोर्ट दे रही है, ना मुझे चलने के लिए सही फुटपाथ दे रही है, ना मेरी गाड़ी को चलने के लिए सही सड़क दे रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरे बच्चों का सिक्योर मुस्तकबिल नहीं दे रही है, रोजगार नहीं दे रही है। गुर्बत की बात आपने की, 40% से ज्यादा लोग जो है गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं, यानी कोई 8 से 10 करोड़ अफराद और मजीद और चले जाएंगे। अब आप बढ़ा रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन का आपने जिक्र किया कि जी सरकारी मुलाजमीन, देखिए चंद लाख सरकारी मुलाजमीन है, आपने तनख्वाह दी, मेरा आपका क्या होगा भाई? महंगाई क्या ये टीवी चैनल पे काम करने वाले पे नहीं लग रही, अखबार में काम करने वाले पे, फैक्ट्री पे काम करने वाले पे महंगाई का कोई असर नहीं हो रहा। हम भी उसी तरीके से मुतासिर हो रहे हैं। सरकारी मुलाजमीन का एक आपने हवा खड़ा करके उसके ऊपर भी एक मारूफ एंकर साहब कह रहे हैं जी इतना बोझ पड़ जाएगा, फलाना पड़ जाएगा। भाई ये रियासतें होती इसलिए कि बोझ उठाएं, मैं कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, मगर रियासत का काम है मेरा बोझ उठाना। और ये चीजें कि जी आप हर चीज बढ़ाई जाएं, फलानी चीज के भी पैसे बढ़ाएं, लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लोगों को कहे, मोटिवेट करे कि ये जो इन्फ्लेशन है 15% आप उसको कंपनसेट करें लोगों के साथ। जुबैर मोतीवाला साहब, जो तारिक महमूद साहब ने बात की, बहुत दुरुस्त उन्होंने इंडिकेट किया उस चीज के ऊपर कि लोग कुर्बानी देते रहे हैं, आज भी देने को तैयार है, लेकिन ये श्योरिटी उनको देगा कौन? क्योंकि हम तो देखते ही हैं कि तनकीद बराए तनकीद है, सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां करती रही हैं, करती हैं और ये करती रहेंगे। ये आवाम को गारंटी है कौन देगा कि जो वो टैक्स दे रहे हैं, कारोबारी हजरात जो टैक्स दे रहे हैं, उनके टैक्स के अगेंस्ट में उनको बेनिफिट्स और फैसिलिटीज कौन देगा? मैं समझता हूँ पिछले 75 साल में ये सवाल सारे लोग करते ही रहे और हम करते ही रहेंगे। बिल्कुल मैं इनसे एग्री करता हूँ कि ये पैसा जाता कहाँ है, लेकिन आज अगर आप देखें जो सूरत हाल है, इसको ऊपर गौर करें कि जो कुर्बानी किस लिए मांग रहे हैं। कुर्बानी इसलिए मांग रहे हैं कि हमारे ऊपर ये बोझ लग चुका। सर्कुलर डेट 2,500 अरब रुपए का पावर सेक्टर में हो चुका। अब जो वहाँ गैस के अंदर नहीं होता था, पेट्रोलियम और गैस के अंदर 1500 बिलियन हो चुका है। अब ये जो चीजें जो हो चुकी हैं, जब तक इनको अदा नहीं करेंगे आप, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आपकी जो डेट सर्विसिंग है, तो आपको पता है अगले साल 21 बिलियन डॉलर है। क्या हम दे सकते हैं? क्या हमारे पास कोई ऐसे वसाइल है? हमने जो टैक्सेस के जो इजाफा किया है, वो आपने क्या किया? टोटल आउटले जो है वो 9.4 ट्रिलियन है, तो उसके अंदर आप क्या कर लेंगे? तो जो बात यह है कि हम तो आज तक पिछले मैं 20 साल से सुन रहा हूँ कि जो आप कर्ज लेते हैं वो पिछले कर्ज की अदायगी में, उनके इंस्टॉलमेंट और उनकी इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। अब सूरत हाल ये है कि अब सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट हो पाती है, इंस्टॉलमेंट को हम रोल ओवर करवाते हैं। आपने सब जगह सुना होगा। इन सूरत हाल में इस बजट से भी कुछ नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि आज हमारे जो हालात हैं, जो पाकिस्तान या पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं, उनके अंदर जो उनकी इकोनॉमी है, उसकी सस्टेनेबिलिटी, जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं ऑयल की, वो 70 और 75 डॉलर के दरमियान पाकिस्तान की है। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछ लें, जब आप उसको 120-124 डॉलर का अगर तेल आप लेंगे तो आपका तेल हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। देखिए अब ये तो जुबैर साहब, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मिफ्ता साहब ये कहते हैं कि जो हालात आज हमने देखे, इससे मुश्किल हालात पहले कभी भी नहीं थे। आप माशाल्लाह बड़े बजट आपने देखे, इकोनॉमी देखी, बड़ी आप चीजों को देखते हैं, आपको भी ये लगता है कि बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल आज जो हमें सामना जिसका करना पड़ रहा है, इससे पहले हालात ऐसे नहीं थे? नहीं जी, मैं ये नहीं समझता पहले भी ऐसे हालात थे। आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले मुझे लग रहा था कि जो वो बात करते थे पाकिस्तान द ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी। आपकी टाइम न्यूज के न्यूयॉर्क में आया हुआ है कि पाकिस्तान इज द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। तो ये जो ना, ये हमारे साथ ये हालात चलते ही रहे हैं, लेकिन आज उन हालात से भी ज्यादा खराब हालात हैं। आज भाई कर्ज आप लेते रहते हैं तो एक वक्त आता है जब आप कर्ज देने के तो ठीक, उसके इंटरेस्ट देने के ऊपर भी कुदरत नहीं रखते। आज हमारे हालात ये हैं। लेकिन इस बजट में मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए उन्होंने 2-4 काम किए हैं। इन सब बातों को हम बहुत क्रिटिसाइज कर लें, सब कुछ कर लें, इन्होंने एक्सपोर्ट को एक जो है ना एक डायरेक्शन दी है। एक्सपोर्ट के अंदर जो उनके मसाइल थे उनको हल करने की कोशिश की है। जब अभी हमारी जो है ना प्री बजट मीटिंग्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर के साथ भी हुई, मिफ्ता साहब के साथ बहुत मीटिंग हुई, तो जो प्रॉब्लम है हमारे, हमने उनसे ये कहा कि देखिए आप क्रिकेट के ग्राउंड में फुटबॉल न खिलवाएं। अगर आप खिलावा ही देंगे और अगर क्रिकेट ग्राउंड में आप कहेंगे खेलो और मेरे पास बॉल आ भी गई तो गोल पोस्ट तो कोई भी नहीं, गोल कहाँ करूंगा? तो अगर आप जब तक मुझे इवन प्लेइंग फील्ड नहीं देंगे, आज आपकी मईशत का किसी भी इकोनॉमी से पूछ ले, इसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता एक ही है, इंपोर्ट्स कम हो, एक्सपोर्ट्स बढ़े, तीसरा कोई रास्ता नहीं। तो आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि विदाउट एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए बगैर, अपने रेवेन्यू को बढ़ाए बगैर जो है कोई दूसरा चारा नहीं। ब्रिगेड साहब, मैंने एक ब्रेक लेनी है, मैं आपसे साथ जब आऊंगा तो ब्रेक के बाद मैं आपको इंक्लूड करूंगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करें।
खुशामदीद आपको कहते हैं प्रोग्राम के अंदर। ब्रिगेडियर साहब, वेरी क्विकली सर बता दीजिएगा वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं आप आगे चल के, जो चैलेंजेस हैं इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नजर आती है आपको कहीं पे? देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे होगी? तो मामला तो आपके और हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो बेशक ठीक है, एक ही अगर वो शहबाज शरीफ साहब चार्टर्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो फिर कोई तरीका निकालें कि कोई पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन हो, ये जो पोलराइजेशन का माहौल है ये कम हो और सब पॉलिटिकल पार्टी बैठे। नहीं, वो तो कह रहे हैं आके मिलो, आके खान साहब बैठने को तैयार ही नहीं है। जब वो हुकूमत में थे तब नहीं मिले, हुकूमत से बाहर है तब भी नहीं मिलते। बस यही तो मसला है। अब क्या किया जाए? अब आवाम तो देख रही है ना, आवाम कितना प्रेशर डाल सकती है इनके ऊपर, मीडिया प्रेशर डाल सकता है कि जनाब आप इकट्ठा बैठे फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। वो तो किसी के प्रेशर में नहीं आते। फिर कौन सा ऐसा प्रेशर है जिसको सामने रखते हुए खान साहब बैठेंगे मुज़ाकरात की मेज पे? नहीं, फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अपने जो हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट के सीनियर लोग हैं, फिर वो अपना रोल प्ले करें और उनको कहें कि जनाब बैठें। अगर सामने APS के बाद सारे इकट्ठे बैठ सकते थे, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस याद है ना आपको हुई थी। ब्रिगेडियर साहब वो तो न्यूट्रल है, आप कह रहे हैं वो बैठे हैं। देखिए, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। वो कहते हैं सियासत में हमें ना घसीटे, वो क्यों लाएंगे उनको? देखें, मैं पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, मैं वेरी लार्जर पिक्चर की बात कर रहा हूं कि सबका काम है, ऑल स्टेक होल्डर्स दे शुड सिट डाउन फॉर द सेक ऑफ दिस कंट्री, हमारा इकोनॉमिक फ्यूचर, ताकि मामला को कंट्रोल किया जाए। दो इंपॉर्टेंट बातें, मेरी ये बात सुन ले जरा। एलीट इस बजट में मुझे इतनी थोड़ी तसल्ली हुई है, पहले बजट के मुकाबले में एलीट और सुपर एलीट को टैक्स करने की कोशिश की गई है। यहाँ पे हमेशा ठीक है, आवाम के पास तो आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस, लेकिन एलीट जो है वो मौजमिला करती थी। अब कम से कम ये है कि 2 घर जिसके हैं, हायर CC कार्स हैं, ये तमाम चीजें एलीट को भी टैक्स किया जा रहा है। चले, मैं एक बहुत शॉर्ट आपसे एक चीज पूछ लेता हूँ, फिर मैं तारिक महमूद साहब से कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लूंगा। क्या वो वक्त आ गया है कि वो इंटरवीन करे? नहीं, इंटरवीन देखें, अगर आप उसको गलत नेगेटिव साइड पे ना लेके जाएं, नहीं, यानी कि बात है कि आपने रोल प्ले करने की बात की ना। देखिए मुसल्लह अफवाज की बात कर रहे हैं, वो 3 साल का उनका जो बजट है वो डिफेंस बजट फ्रीज हुआ है 16% के ऊपर। ठीक है, ये सारी डिवैल्यूएशन हो रही है, वो एक अलग चीज है। वो जो पैसा बचाते हैं, कॉस्ट कटिंग करते हैं प्रोक्योरमेंट में, वो पैसा कल भी मैं सुन रहा था कितने अरब रुपए जो है उन्होंने खजाने में वापस जमा कराए हैं। जब सब जो है वो अपने पेट पे पत्थर बांध रहे हैं, कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं, इकोनॉमाइज कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के एलीट जो है, पाकिस्तान के एलीट क्यों नहीं अपना राइट हो गया। सर मैं कंक्लूड करूंगा। सर तारिक साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स कि आगे क्या देख रहे हैं, क्या होने जा रहा है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी? मुझे नहीं नजर आती फरीद भाई, मैं थोड़ा सा मायूस हूँ इस मामले के अंदर। खुशगुमानी मेरी है, ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि चीज़ें हों। मुझे लगता है कि हमारे ज़ाती मफादात जो हैं वो बहुत ज़्यादा हावी हैं हमारे कौमी मफाद के ऊपर। जिस तरफ आपने इशारा किया उनके इंटरवीन करने का, अनफॉर्चुनेटली उनकी पोजीशन भी इस तरीके से रोज़ाना कंट्रोवर्शियल बनाई जा रही है कि शायद वो इंटरवीन करने की जिस तरह से माजी में पोजीशंस में होते थे, वो पोजीशन अब उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। 2 इदारे हमारे ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है, एक अदलिया ने और एक दूसरा हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने। दोनों को हमने कंट्रोवर्शियल कर दिया है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, दुआ करें कि अल्लाह ताला बेहतर करे। राइट, बहुत शुक्रिया आपका हाफिज तारिक महमूद साहब, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब आपका बहुत शुक्रिया, जुबैर मोतीवाला साहब मेरे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।